राधे राधे पाक लवर्स, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी जुडिशरी की तैयारी? अब तक पुराना हमने जितना भी डिस्कस किया सेक्शन 156 के रेस्पेक्ट में, आपने अच्छे से कवर किया है या नहीं? चीजों को रिवाइज कर रहे हो ना? बेयर एक्ट पर, सेक्शन पर टाइम डिवोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं बस आगे आगे चलते जा रहे हो और पीछे का जितना भी है उसे भूलते जा रहे हो? ध्यान रखना मेरी बात का। कुछ नया सीखने से ज्यादा जरूरी है जो पुराना सीखा है उसको रिवाइज करना। ठीक है? और बाकी सब मौज में है ना? किसी चीज को लेकर परेशान तो नहीं हो भाई? भैया फ्यूचर के यंग लॉयर्स हो, यंग एडवोकेट्स हो, आने वाले जजेस हो। अब आप ऐसे स्ट्रेस लेकर काम करोगे तो कैसे चलेंगी चीजें? यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन। कहीं दिमाग पे बहुत ज्यादा लोड तो नहीं लेके बैठे? रात को अच्छे से नींद तो आती है नहीं आती? या सारी रात करवटें बदलते रहते हो ये सोच के कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, कहीं गलत लाइन तो नहीं ऑप्ट कर ली, पता नहीं मैं जज बनूंगा भी या नहीं बनूंगा? अगर किसी चीज को लेकर परेशान हो या मन विचलित है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है? मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, अब चलिए आज हम सेक्शन 157 को बिगिन करेंगे। बहुत ही मजेदार सेक्शन होने वाला है। आपको इस सेक्शन से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ना केवल जुडिशरी के रिगार्डिंग बल्कि प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए भी आपके लिए सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इफ यू आर प्लानिंग टू गो इनटू लिटिगेशन देन आल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। देखो, लेक्चर बिगिन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सेक्शन 157, सेक्शन 158 और सेक्शन 159, सेक्शन 157, सेक्शन 158 और सेक्शन 159, ये तीनों सेक्शन हमेशा एक साथ ही पढ़े जाते हैं। ठीक है? ये तीनों सेक्शंस आपस में इंटरलिंक्ड है। ऑलराइट, तो इस चीज को आप याद रखना कि सेक्शन 157, 158 और 159 ये तीनों सेक्शन हमेशा एक साथ ही पढ़े जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या टाइटल है जी सेक्शन 157 का? खोल के देखिए एक बार अपना बेरेक। क्या टाइटल है सेक्शन 157 का? यस, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन यानी इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंडक्ट की जाती है, किस तरीके से पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करता है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या है, इससे सेक्शन 157 डील करता है। ओके, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है जी वैसे? इन्वेस्टिगेशन काफी सारी मूवीज में, वेब सीरीज में आपने इन्वेस्टिगेशन को जरूर देखा होगा। नो वन किल जसिका, दामिनी, दृश्यम, आर्टिकल 15, अपहरण, अपहरण जो वेब सीरीज थी, क्रिमिनल जस्टिस वेब सीरीज, सनफ्लावर वेब सीरीज, असुर वेब सीरीज। याद आ रहा है नहीं आ रहा? काफी सारी मूवीज में, वेब सीरीज में आपने इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को विटनेस जरूर किया होगा, है ना? आई गेस इन सभी मूवीज या वेब सीरीज में से आपने एक या दो को तो जरूर देखा होगा, राइट? तो आई होप आप इन्वेस्टिगेशन के पूरे प्रोसेस को अच्छे से रिकॉल कर पा रहे होंगे, है ना? और वैसे आपको पता है अभी रिसेंटली एक बॉलीवुड एक्टर ने क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर का सर्टिफिकेट हासिल किया है। नाम बता सकते हो? एनीवन? पिछले साल ही उन्होंने क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर का एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया था। वेरी गुड, अनूप सोनी।
जो क्राइम पेट्रोल को होस्ट करते हैं, राइट। दिखा देता हूं मैं आपको एक बार, देखो ये रहा, क्या लिखा हुआ है, अनूप सोनी, इंटरनेशनल फॉरेंसिक साइंसेज IFS certificate. This is to certify that Mr. Anup Soni has successfully completed the short-term certificate course in crime scene investigation from IFS Education Department, Pune, 17 July 2021. राइट, अपडेट रहा करिए प्लीज चीजों के साथ। अच्छा, वैसे आप मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेरोगेशन? भाई आप पार्ट जुडिशरी के स्टूडेंट्स हो, सो यू मस्ट बी हैविंग एन एक्स्ट्रा एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। यू आर वेरी वेल अवेयर कि जो कंपटीशन है वो कितना ज्यादा टाइट है ना। सो इन ऑर्डर टू सरपास अदर कॉम्पिटिटर्स यू मस्ट बी हैविंग एन एक्स्ट्रा एज ओवर योर स्किल्स, राइट। भाई पार्ट जुडिशरी की यही तो खास बात है, अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मैं आपको वैसे बता रहा हूं, आप किसी भी कंसेप्ट को उठा के देख लीजिए, वो जो कंसेप्ट है और उससे रिलेटेड जो अदर कंसेप्ट्स हैं, फिर चाहे वो उसी लॉ से डील करते हो या फिर अदर लॉ से डील करते हो, पूरे के पूरे कंसेप्ट को आपके दिमाग में उतारने की कोशिश की जाती है। दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे पूरे कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर आपको दिया जाता है, राइट। आप उठा के देख लो, आई एम नॉट चैलेंजिंग यू, बट मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं। आपने हमारी एविडेंस एक्ट की सीरीज देखी होगी, आप उस एविडेंस एक्ट की सीरीज को देख लीजिए, और इसके साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं या जो जूनियर्स हैं जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके नोट्स को और अपने नोट्स को, आप उनकी नॉलेज को और अपनी नॉलेज को कंपेयर करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। हाँ, बशर्ते आपने अच्छे से रिवीजन किया हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने एविडेंस एक्ट की सीरीज पढ़ तो ली लेकिन अच्छे से रिवाइज नहीं करी, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर अनेबल टू आंसर एनी क्वेश्चन, और उसका ठीकरा सीधा आप मेरे सर पर फोड़ दो। नहीं, ऐसे नहीं बॉस। आप एविडेंस एक्ट की सीरीज को घोट के पढ़ के जाइए, और उसके बाद फिर आप चाहे यूट्यूब पर या किसी अदर प्लेटफॉर्म पर जहां भी जुडिशरी की कोचिंग अवेलेबल है, वहां आप उसके साथ कंपेयर करके देख लीजिए। आपको पता पड़ जाएगा कि आपको जो नॉलेज दी गई है या जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी हैं, उससे बाहर 1% भी चीजें नहीं आती। चाहे वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो मेंस के क्वेश्चन हो, चाहे वो टेक्निकल क्वेश्चन हो, चाहे वो अप्लाइड क्वेश्चन हो, चाहे वो पीटी के पॉइंट्स हो, A to Z एवरीथिंग इज कवर्ड। सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से एग्जॉस्टिवली कवर करा के दिया हुआ है ना। पढ़िए, आप टाइम इन्वेस्ट तो करिए। आप टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते बॉस, दिक्कत तो यही है। आपको चाहिए कि सारा मिर्च मसाला, ये पूरा का पूरा एविडेंस एक्ट आप 1 घंटे के अंदर अंदर सीख लें, समझ लें और उसको अपने दिमाग में उतार लें। तो बॉस, मैं उन लोगों से या उन स्टूडेंट से यही अपील करूंगा कि जो जज बनने का सपना है ना, वो अपने दिल और दिमाग से उतार दे, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल यू आर थॉरो इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, अनलेस एंड अनटिल यू आर हैविंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी ओवर द टॉपिक्स, अनलेस एंड अनटिल यू आर थॉरो विद द सब्जेक्ट्स, unless and until you are having well versed knowledge of your subjects, you are not going to clear any state judiciary examination. बहुत ज्यादा हो सकता है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दो, but I can guarantee, I can assure you are not going to qualify in mains. Okay? तो भी आपने पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या पढ़ने वाले बच्चे देखे ही नहीं है। जब आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के एटमोस्फेयर के बीच में रहोगे, when you are in the battlefield, जब आप कॉम्पिटिटर्स के बीच में पढ़ के तैयारी करोगे, then you will realize कि हाँ यार बॉस, कितना ज्यादा कंपटीशन है, ये जो रियल एस्पिरेंट्स है कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। देन यू विल नो द हार्श रियलिटी ऑफ द कंपटीशन। ओके, अभी तो माइट भी आपको ऐसा लगता होगा कि जो सर का डाटा है वो सभी जगह अवेलेबल है। इफ यू आर थिंकिंग द सेम, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो जुडिशरी की तैयारी कराते हो, उनके आगे अपने नोट्स रखिए, अपनी नॉलेज रखिए, उनके किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट से एविडेंस के किसी भी टॉपिक पर डिबेट करिए। नॉट इन द सेंस ऑफ एक्चुअल डिबेट, बट जस्ट अपनी नॉलेज को चेक करिए, क्रॉस चेक करिए कि आपकी जो नॉलेज है, आपको जो डाटा प्रोवाइड किया हुआ है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा रेलेवेंट है। और जो बाकी के एस्पिरेंट्स है जो कहीं इधर उधर से कोचिंग ले रहे हैं, उनके पास ऐसा क्या नहीं है जो आपके पास है, ठीक है।
देन ओनली यू विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ पार्ट जुडिशरी। तभी आपको पता पड़ेगा कि पार्ट जुडिशरी के द्वारा जो डाटा आपको अवेलेबल कराया गया है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा मटेरियल है, और उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का, चाहे प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे अप्लाइड हो, चाहे थ्योरेटिकल हो, कोई भी क्वेश्चन फॉल नहीं करता। बाकी इस तरह के डिस्कशन को मैं अवॉइड ही करता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो टीचर है वो नहीं, बल्कि जो उसका कंटेंट है, बल्कि जो उसके स्टूडेंट्स है वो बोलते हैं, राइट। और एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा, किसी भी टीचर पे आप रिलाय करते हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। बट द ओनली थिंग इज कि आप देखो अब उस एज में नहीं हो कि आपको कोई भी बंदा पागल बना सके। और अगर ऐसी चीजें हो रही हैं आपके साथ, देन माय डियर फ्रेंड, जो आपने प्रोफेशन लिया है लॉ का, वो तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सोचो कोई एडवोकेट पर्सन को ही पागल बना दे, या उसको मैनिपुलेट कर दे, या वो अपने प्रेजेंटेशन से उसको इंप्रेस कर ले, तो मुझे लगता है कि जो एडवोकेसी का प्रोफेशन है वो आपके लिए नहीं है। बिकॉज वकील से ज्यादा किसी के पास भी नॉलेज नहीं होती, ठीक है। वकील सबको चूना लगा सकता है, लेकिन वकील को कोई चूना लगा जाए, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अगर ऐसा हो रहा है, देन माय डियर फ्रेंड, आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि काफी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट इस तरह के हैं जो किसी भी टॉपिक पर आपको एक हल्का हल्का सा ओवरव्यू देंगे, 10 से 15 मिनट किसी भी टॉपिक पर डिवोट करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन पे मूव ऑन कर जाएंगे। तो मेरा जो इशारा है वो उन लोगों की तरफ है जिन्होंने खुद लाइफ में जुडिशरी के ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, जिन्होंने खुद बेरक में टाइम डिवोट नहीं किया, एंड दे जस्ट स्टार्टेड टीचिंग, ठीक है। मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ही और शी हैज नो राइट टू प्ले विद द फ्यूचर ऑफ अदर स्टूडेंट, ठीक है। आप किसी के साथ भी ऑनेस्ट रहिए मत रहिए, लेकिन आप अपने काम के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार जरूर रहिए। पर्सनली मेरा ऐसा मानना है, मैं इस थ्योरी पर बिलीव करता हूं, क्योंकि जो कर्मा है वो आपको यहीं भुगतना है, ठीक है। तो कोरोना के बाद से मार्केट में ऐसे बहुत सारे टीचर्स आए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आए हु आर एक्चुअली प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो प्लीज आप लोग उन लोगों से सावधान रहिए। अगर आपको कोई दिलासा दिला रहा है कि जुडिशरी की तैयारी मैं आपको 1 महीने में करा दूंगा, या 2 महीने में करा दूंगा, या जो एविडेंस का सब्जेक्ट है मैं आपको 1 दिन के अंदर करा दूंगा, या 2 दिन के अंदर करा दूंगा, तो आई रिपीट, ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ठीक है। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप लोगों का जो भविष्य है, आप लोगों को जो जज बनने का सपना है, वो पूरा चूर हो जाएगा, ठीक है। और प्लीज आप लोग उस एज में नहीं हो, आई रिपीट, यू आर अ लॉ स्टूडेंट, आप 21-22 साल के हो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका अच्छा क्या है और आपका बुरा क्या है ना। मार्केट में सब तरह के लोग आपको मिलेंगे, सब तरह की ब्रांड्स आपको मिलेंगी, लेकिन जज करने की कैपेबिलिटी, जज करने की जो कॉम्पिटेंसी है वो आपके अंदर होनी चाहिए। यू मस्ट बी क्लियर कट इन योर थॉट्स टू आइडेंटिफाई विच इज गुड एंड विच इज नॉट। बात समझ में आ रही है ना। और अगर आपको कोई मिसगाइड कर रहा है या आपके अंदर ये चीज इनकलकेट कर रहा है कि पांच जुडिशरी की जो लेक्चर्स है वो बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव है, जुडिशरी डज नॉट रिक्वायर सो मच ऑफ टाइम एंड सो मच ऑफ डिवोशन, तो आई रिपीट, ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ठीक है। ये ना केवल अपना बल्कि दूसरों का भविष्य भी बर्बाद कर देंगे। आप इनके आगे डीजीएस का, हिमाचल का, पंजाब का, हरियाणा का कोई एक क्वेश्चन दे दीजिए, कोई भी एक टेक्निकली अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन आप इनको सॉल्व करने के लिए दे दीजिए, उसी में आपको इनका पता लग जाएगा, ठीक है। तो प्लीज ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, ये मेरा फर्ज बनता है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर भी बना दूंगा। इट इज माई ड्यूटी टू अवेयर एंड अवेक यू। एज अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ या किसी और स्टूडेंट के साथ, ठीक है, जो मेरा स्टूडेंट नहीं भी है उसके लिए भी मैं कह रहा हूं, उसके फ्यूचर के साथ कोई खेले, उसको कोई अंधकार में रखे या उसको कोई मैनिपुलेट करे, प्लीज डू नॉट टॉलरेट दिस, ठीक है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और जिस भी फैकल्टी से आप जुडिशरी की कोचिंग ले रहे हो, उनके कंटेंट पे रिलाई करने से पहले देख लीजिए कि हाँ, क्या ये जो बंदा है, क्या ये जो बंदी है, ये वेल वर्स्ड है या नहीं, whether he is having sufficient knowledge to teach or not, whether he is having sufficient knowledge with himself or not, ठीक है। तो मैं तो कहता हूं कि अपने गुरु को भी क्रॉस चेक जरूर करा करिए। जिस तरीके से गुरु बनाने से पहले गुरु को क्रॉस चेक किया जाता है, क्रॉस चेक इन द सेंस कि हाँ भाई ये गुरु बनाने के लायक है भी या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं वही वाली कहावत हो जाए कि लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। तो मेरी बातों को बहुत ज्यादा गौर करिएगा और आपके आसपास जो भी ऐसे लोग हो उनसे सावधान रहिएगा, ठीक है। तो एनीवेज वापस आते हैं। आई वाज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेरोगेशन।
तो क्या डिफरेंस है जी इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन में? तो देखो यार डिफरेंस कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट कि जो इंटेरोगेशन है ना वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ऑलराइट, इंटेरोगेशन इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो अक्सर इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना इंटेरोगेशन इज सिंपली अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली। इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है कि किसी से भी पूछताछ करना, विटनेस से, एक्यूज से, विक्टिम से, किसी से भी पूछताछ करना। और ये जो पूछताछ है ये क्या है? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये पूछताछ कौन करती है? पुलिस ऑफिसर करती है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर इंटेरोगेशन इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट रीड कर लेते हैं। An investigation is an important segment of criminal procedure. The first step after a crime is committed or information received by a police officer about the commission of an offense is investigation. The purpose is to identify the offender and proceed him for trial so as to serve him with punishment as per the provisions of the code. तो क्या कहा? इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल प्रोसीजर का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। क्राइम कमिट होने के बाद या पुलिस ऑफिसर को ऑफेंस के कमीशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलने के बाद सबसे पहला जो स्टेप लिया जाता है वो क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। अब इस इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है जी? द पर्पस इज टू आइडेंटिफाई द ऑफेंडर एंड प्रोसीड हिम फॉर ट्रायल सो एज टू सर्व हिम विद पनिशमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ कोड। तो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है? ऑफेंडर को आइडेंटिफाई करना और ट्रायल के लिए उसे प्रोसीड करना ताकि वो उस ऑफेंस की पनिशमेंट सर्व कर सके। ठीक है, बाकी मेरे को लगता है कि आपने सेक्शन 2 क्लॉज एच को अच्छे से रीड किया होगा। सेक्शन 2 क्लॉज एच किससे डील करता है? इन्वेस्टिगेशन से। जो क्या कहता है? वो सारी प्रोसीडिंग्स जो पुलिस ऑफिसर या कोई और पर्सन जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज किया गया है कंडक्ट करता है, किस लिए? इन ऑर्डर टू कलेक्ट एविडेंसेस, एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए। बेसिकली इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द ऑफेंडर एंड प्रोसीड हिम फॉर ट्रायल, ताकि वो उस ऑफेंस की पनिशमेंट सर्व कर सके। क्लियर? राधे राधे आप सभी को। अच्छा, बिफोर यू बिगिन आई लाइक टू मेक एन अनाउंसमेंट, और वो जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि अब से हम सीआरपीसी के कुछ वीडियोस वो पेड रखेंगे। ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है पार्थ जुडिशरी की, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी उसके एप्लीकेशन की। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कर सकते हो, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं कह रहा था कि अब से कुछ वीडियोस हमारी सीआरपीसी की, स्पेशली सीआरपीसी की, वो केवल और केवल हमारी ऐप पे लॉन्च होंगी एंड दैट विल बी पेड, है ना। और आप ये समझिए कि जो लेक्चर्स हमने उठाए हैं ना, अब जो कुछ वीडियोस मैं कह रहा हूँ, केवल मैं पूरे सीआरपीसी की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट सम वीडियोस ओनली और सम सेक्शंस ओनली विच आर वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर जुडिशरी बट ऑल्सो फॉर लिटिगेशन और प्रैक्टिस। ठीक है, तो हमने जो सेक्शंस पिक किए हैं बहुत सोचने समझने के बाद और बहुत ज़्यादा ये देखने के बाद कि सबसे ज़्यादा सेक्शन जो है वो लिटिगेशन में कौन से यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वैसे तो देखो पूरा सीआरपीसी यूज़ होता है, लेकिन फिर भी हमने कुछ सेक्शन ऐसे लिए हैं, पिक किए हैं, जो कि लिटिगेशन में बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस में भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ जिनमें से कुछ सेक्शंस है। एक तो सेक्शन 157 है, सेक्शन 158 है। ठीक है, सेक्शन 157 प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, और इसके बाद 158 है, उसके बाद 159 है। 159 भी शायद अभी तक आप लोगों ने उस पर ध्यान न करा हो, लेकिन वो भी एक काफ़ी एग्जॉस्टिव सेक्शन है। उसके बाद जो मेजर सेक्शन आ रहा है हमारा, आ रहा है सेक्शन 167। ठीक है, सेक्शन 167 तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा मटेरियल है और कितना ज़्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, जुडिशल कस्टडी, पुलिस कस्टडी और 24 घंटा और बहुत सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारा जो उसका एंगल है ना बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और प्रैक्टिस और लिटिगेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो। ठीक है, और इसको हम कनेक्ट करेंगे सेक्शन 57 और सेक्शन 58 सीआरपीसी के साथ। और अपार्ट फ्रॉम दिस हम एक चैप्टर उठाए हैं पूरा का पूरा। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि एक दो सेक्शन, एक पर्टिकुलर एक पूरा चैप्टर उठाया है हमने, जो कि लिटिगेशन के लिए भी और जुडिशरी के लिए भी, दोनों के लिए ही मटेरियल है। एंड दैट इज़ चैप्टर नंबर 13, ठीक है, प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो वो वाला चैप्टर हमने पूरा पिक किया है। आई गेस उसमें 177 से लेकर 189 तक लगभग 13, 14, 15 सेक्शंस है। तो 15 सेक्शन ये हो गए, और आपका 157 से लेकर 159, 160 और इवन 161 भी शायद हमने कवर किया है। तो 4-5 सेक्शन ये हो गए, और उसके बाद सेक्शन 167, ठीक है, और 167 के साथ 57 और सेक्शन 58, इन दोनों को बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने डिज़ाइन किया है। तो लगभग आप ये मानो कि 18 से 19 सेक्शन, ठीक है, तकरीबन अराउंड 20 सेक्शन के लमसम आप मोटा मोटी मान सकते हो, 20 सेक्शन हम इसमें कवर करेंगे। और ये जो 20 सेक्शंस है, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ सेक्शन 167 की, तो सेक्शन 167 बहुत बच्चों का, मेरे पास ना केवल बच्चों का, मैं कहूँगा एडवोकेट्स और जो लॉयर्स हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, उनका मेरे पास कॉल आता है कि सर प्लीज़ 167 पे जो है वीडियो रिलीज़ करो। तो मैं आपको बताऊँ, कम से कम इसको वीडियो को फ्रेम करने में 2 से ढाई महीने लगे हैं। केवल 167 की बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमने इसको 56, 57 और यहाँ आपका 167 को विद लैंडमार्क जजमेंट्स, जो कि आपको कोर्ट वगैरह में और जुडिशरी में यूज़ करते हैं, तो उसके साथ कनेक्ट किया है। तो तकरीबन हमें 1.5 महीने का समय लगा, और आई गेस वो समथिंग अराउंड 7 से 8 घंटे का लेक्चर है, ठीक है। पूरा 167 आपका 7 से 8 घंटे का बैठेगा। और इसी तरीके से अगर मैं 157 की भी बात करूँ ना, तो सेक्शन 157 भी आपका ये मानो कि वो भी आपका 4-1 घंटे का करीब बैठेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ 159 की, शायद आपने अभी तक उस पर ध्यान ना दिया हो, या आपको अभी तक कॉलेज में या आप कहीं भी कोचिंग ले रहे हैं तो शायद आपको वो 10 से 15 मिनट में करा दिया हो। लेकिन मैं आपको बता दूँ, सेक्शन 159 भी हमने 1 घंटे में कवर किया हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं डिनाई नहीं कर रहा कि आपको नॉलेज नहीं है, यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ नॉलेज, और आपको है, आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही मेहनती बच्चे हैं, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। लेकिन यू नो आर क्वालिटी, यू नो आर किस तरीके से हम लेक्चर्स को कवर करते हैं, कितना डीपली जाते हैं, कितना एग्जॉस्टिवली उसको, कोई भी मतलब सारे के सारे एंगल्स उसको, हर एरिया से उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आप कोई भी चाहे तो आप देख लेना, कंपैरिजन भी करना चाहो तो कर लेना। मैं आई कैन अश्योर यू कि आप हमारा कोई भी एक लेक्चर उठा लो, और किसी भी अच्छे से अच्छे कोचिंग का, या अच्छे से अच्छे आप जो है कॉलेजेस का, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, उसका एक लेक्चर उठा लेना और हमारा एक लेक्चर उठा लेना, आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। जो सब बताते हैं वो तो सब बता ही रहे हैं, मैं उस बात को एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन हमें इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, या थोड़ा सा टाइम इसलिए हम बहुत ज़्यादा दे पाते हैं, क्योंकि हमें सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती है। कि ये मान लो कि उस बंदे को फिर ना तो किसी थर्ड पार्टी पर रिलाई होना पड़े नॉलेज के लिए, ऐसा ना हो किसी और बंदे का, अगर लिटिगेशन में भी है तो किसी और बंदे का मुँह ताक रहा है कि मेरे सीनियर मुझे असिस्ट करें तो मैं कुछ आगे देखूँ या समझूँ, ना ही उसको किसी एडिशनल बुक या नोट्स की ज़रूरत है कि अब मैं ये वाली बुक खरीदूँ या ये वाली बुक शुड आई परचेज और आई शुड बाय दिस बुक। उसको इसके लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार उसने हमारा कोई भी लेक्चर देख लिया, तो ये तो आपने भी देखा होगा, आपने भी इसको विटनेस किया होगा कि वंस यू हैव सीन एनी काइंड ऑफ लेक्चर और टॉपिक ऑन फ्रॉम आवर चैनल, तो मुझे लगता है कि आपको फिर किसी और बंदे के पास नॉलेज गेन करने के लिए जाने ज़रूरी है, या कोई और एडिशनल बुक से आपको मटेरियल उठाने की ज़रूरत है। तो आप ये समझो कि 167 तो स्पेशली इसको डिज़ाइन करने में 1.5 महीना लगा है, और बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया है। आप समझो कि 7 से 8 घंटे का अगर कोई मैं लेक्चर कह रहा हूँ, तो उसमें सारी चीज़ें प्रैक्टिकल के एस्पेक्ट से और जुडिशरी के एस्पेक्ट से सबका सब कवर हो रहा है। यानी जुडिशरी से आप कश्मीर से कन्याकुमारी, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी का मेरा मतलब ये है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, और हिमाचल, जहाँ पर टेक्निकल और अप्लाइड क्वेश्चन के कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ ही आप राजस्थान और ये एमपी, जहाँ पर यूपी, उत्तराखंड, जहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ये सब भी स्टेट्स कवर कर लोगे इजीली, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपका, कोई भी एंगल आपका छूटेगा नहीं, है ना। तो अभी बस ये हमने पेड इसलिए रखा है, मैं आपको इसका रीज़न भी बता दूं कि एक तरीके से हम लॉन्च कर रहे हैं कि ये देखना चाह रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो है इसमें इंटरेस्टेड हैं और अवेल करना चाहते हैं। और फीस मैं आपको बता दूं, फीस मैंने 710 बच्चों से, 700 से ऊपर बच्चों से मैंने पर्सनली पूछी है, ठीक है। हर बच्चे को जो भी मुझसे कनेक्टेड है, बहुत सारे बच्चे मुझसे कनेक्टेड है गवर्नमेंट के और नॉन गवर्नमेंट कॉलेज के, और आपका लिटिगेशन में जो बंदे हैं वो भी, ठीक है। मेरे पास आप ये मानो कि 25 साल से लेकर 60 साल तक के सारे के सारे जो मैं क्या कहूँ, बच्चे तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, हाँ जो मेरे दोस्त हैं, सब जुड़े हुए हैं। और मैंने तकरीबन 700 से ऊपर लोगों से बात करी है और उसका फिर प्राइस डिसाइड किया है।
ठीक है। बच्चे तो देखो यहाँ तक भी कह रहे थे, बहुत सारे लॉयर से मेरी बात हुई कि सर आप कोई भी प्राइस रख दिए हम वही पे करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आपका जो क्वालिटी है या जो आप डिलीवर करते हो सर वो अनमैचेबल है, वो कहीं पर भी उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ही नहीं पूरे मार्केट में। तो क्या पूरे इंडिया की बात कर रहे थे वो, लेकिन कोई बात नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं अपना खुद की तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, आप भी इस बात को जानते हो। तो मैंने सब लोगों से 700 बच्चों से डिस्कस करने के बाद, 700 लोगों से डिस्कस करने के बाद इसका जो प्राइस है बहुत ही नॉमिनल रखा है। ठीक है, ये जो आपको 20 एक लेक्चर मैं प्रोवाइड करूँगा, ये एप्लीकेशन पे ही प्रोवाइड किए जाएंगे, और इन लेक्चर की जो फ़ीस होगी वो केवल और केवल 1650 होगी। ठीक है, कितना होगी? 1650। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट फ़ीस रखी है, बहुत ही नॉमिनल, वो भी इसलिए ताकि हर बच्चा इसको अवेल कर सके, है ना। और ये 1650 मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इसमें इतनी नॉलेज मिलेगी, ठीक है, इतनी नॉलेज मिलेगी कि आपको धीरे धीरे आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने लगेंगे। और आपने देखा भी है पहले हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है। और आप ये समझो कि ये 1650 जो मैं ले रहा हूँ ना, मैंने 700 लोगों से पूछा, और आप मुझे कोई भी एक ट्यूटर ऐसा दिखा देना, लॉ के फील्ड में नहीं, मैं बाकी की फील्ड की बात कर रहा हूँ, जो कि कोई भी प्राइस डिटरमाइन करने से पहले बाकी अपने जो स्टूडेंट्स हैं या बाकी जो अपने एसोसिएट्स हैं उन सबसे डिस्कस करता है। ठीक है, मुझे आप एक टीचर का नाम बता देना, मैं इसी प्रोफेशन को आज ही छोड़ दूंगा। कोई भी ऐसा नहीं करता होगा, ना किसी ने कभी किया। एवरीबडी रन्स बिहाइंड मनी, हर कोई जो है वो पैसों के पीछे भागता है, और आज इस कोचिंग को पकड़ के बैठा है तो कल उस कोचिंग में चला जाएगा। कल आपने भी देखा है यार, कभी आज वो बाईजूस में है तो कल किसी एकेडमी करके नाम है, मैं उसका नाम रिवील नहीं करूँगा अपने मुँह से, उसमें चला जाएगा। अगर वहाँ से उसे नहीं लग रहा कि कोई स्कोप नहीं है तो वो छोड़ के फिर स्टडी, जो गौरव सर का चैनल है स्टडी GQ फॉर द टाइम बिंग, स्टडी GQ, डॉक्टर गौरव करके जो चैनल है वहाँ चला जाएगा, वहाँ पे जाके जुडिशरी की कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करेगा। तो देखो अंतर ये है कि वो जो करते हैं वो पैसों के लिए करते हैं, और मैं जो करता हूँ मैं लीगल फ्रेटर्निटी को बदलने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा ये है कि आगे से जो भी यंग लॉयर्स प्रोड्यूस हो ना, वो इस तरीके के हों कि हमारे पूरे देश को जो है गौरवान्वित करें, और पूरा का पूरा जो लॉ फील्ड है वो पूरा का पूरा बदल के रख जाए। ठीक है, तो यही फ़र्क होता है। देखो जब कोई एक आप कह लो कि गायक में जब वो अपने राजा को खुश करने के लिए वो पैसों के लिए गाता है एक उसमें, और जब वो अपने प्रभु को याद करके या प्रभु को रिझाने के लिए गाता है तो उसमें, दोनों में वो गा ही रहा है। लेकिन आप देखोगे कि जब वो अपने प्रभु की याद में गाता है तो वो उसके जो सुरताल है ना वो अलग ही चले जाते हैं, और तब वो इस तरीके से निखर के गाता है कि सीधा मतलब चाहे उसके आगे आप 1 लाख या 2 लाख रुपए भी रख देना तब भी वो ऐसा नहीं गा सकता। ठीक है, तो यही फ़र्क होता है कि जैसे हम जो काम करते हैं वो शिद्दत से करते हैं, वो एक बहुत बड़ा विज़न है हमारा लीगल फ्रेटर्निटी को बदल के रखने का, तो हम उस मोटो पे काम कर रहे हैं, और जो बाकी काम कर रहे हैं वो अपना कोचिंग वगैरह फंड वगैरह इस सब के लिए काम करते हैं। तो दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम। और तो 1650 उन लोगों के लिए है, हाँ ये भी आप सुन लो, 1650 केवल उन लोगों के लिए है जो कि जिन्होंने हमारा आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन का कोर्स लिया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी बेचारे देखो वो बच्चे पहले से ही कंट्रीब्यूट करके बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको रियायत देना ज़रूरी है कि मैं नहीं चाहता कि उन पे भी ओवरबर्डन पड़े। बाकी जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन का कोर्स नहीं लिया उनके लिए 2000 रुपये का ये कोर्स पड़ेगा। ठीक है, कोर्स क्या, पूरा कोर्स नहीं बता रहा, फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैं आई रिपीट अगेन, पूरे कोर्स की बात नहीं कर रहा, केवल 20 एक सेक्शन जो मैंने अभी पहले बताए थे आपको। ठीक है, और ये देखो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप भी, बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि सर आप भी जो है मॉनेटरी टर्म्स के पीछे भाग रहे हो या पैसों के लिए भाग रहे हो, ये तो देखो यार अगर ऐसी बात होती ना तो मैं एविडेंस एक्ट का पूरा जो सीरीज़ है वो अब तक इस तरीके से यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च करता, ना ही CRPC की कोई भी वीडियोस फ्री ऑफ लॉन्च करता, ना ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट तो छोड़ो, इतनी शिद्दत से अगर आपको कोई भी बंदा पढ़ाने के लिए मिल जाए ना कि जो कि पूरा अपना एफर्ट्स लगा रहा है, जो कि डे नाइट मतलब मिडनाइट ऑयल बर्न कर रहा है और बस अलग अलग रिसोर्सेज के पीछे भाग रहा है, मटेरियल के पीछे भाग रहा है, हर जगह से डाटा कलेक्ट कर रहा है। आप ये मानो कि कोचिंग में आपको कहीं भी जाओगे तो उनका 1 साल का टारगेट रहता है और उन्हें हर महीने में अपना कोई भी एक एक्ट निपटाना ही है। जैसे सपोज करो CRPC की बात करें तो उन्हें 1 महीने के अंदर CRPC निपटाना है, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है कि हम 1 महीने में केवल एक लेक्चर या एक टॉपिक ही कवर कर पाते हैं। आप 125 देख लो, 173 देख लो, 156 देख लो, ये सारे लेक्चर्स इतने वाइड, इतने कॉम्प्रिहेंसिव हैं कि आपको मैं क्या बताऊं कि एक लेक्चर को कवर करने में ना कम से कम 40 से 50 दिन लगे। तो आप सोचो कहाँ 40-50 दिन में पूरा का पूरा एक्ट कवर किया जा रहा है और कहाँ 40-50 दिन में केवल एक लेक्चर या एक सेक्शन कवर किया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इसीलिए हमारी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल अनमैचेबल है और बिल्कुल ही अलग है।
तो ये मैं कह रहा था कि आप बहुत से बच्चों के माइंड में ये थॉट आता होगा, तो मैं आपको बता दूं, देखो पैसों की बात होती तो ना तो मैं उसको फ्री में लॉन्च करता अब तक एविडेंस एक्ट को, और ना ही जो आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन का कोर्स हमने लॉन्च किया है वो भी बिल्कुल आप ये मानो कि बहुत इतना नॉमिनल अमाउंट है कि बस जो एप्लीकेशन का मेंटेनेंस चार्ज है ना वही निकल के आ रहा है, अदरवाइज़ कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। और जो इतनी जगह मैंने 6 महीने तक कोर्ट विजिट किया अलग अलग जाके, तो आप ये मानो कि सर 2650 क्या मेरे तकरीबन इसमें लाख रुपए से ऊपर खर्चा आ गया, ठीक है। अलग अलग कोर्ट जाना, विजिट करना, पूरे ऑल ओवर मतलब अक्रॉस द नेशन जाना, इधर उधर जाना, टाइम निकालना, 6 महीने की जो मेहनत है आपको इतना ईजी लगता है कि आप कहीं जाके देखिए, दिल्ली से आगरा ही ट्रैवल करके देखिए या दिल्ली से जयपुर जाइए, आपको पता लग जाएगा कि 1000 रुपये तो यूँ ही लग गए, एक तरफ के लग गए, 2 तरफ के तो छोड़ो। तो 80-90 हज़ार रुपये मेरे इसमें लगे थे टोटल। तब भी मेरा तो हमारा है ही नहीं कंसेप्ट, हमारा ये है कि सोसाइटल इंटरेस्ट है और किसी भी तरीके से इसको जो फ्रेटर्निटी है ना, हमारा पूरा जो लीगल फील्ड है उसको बदल के रखना है, ठीक है। तो 1650 रुपये ये भी इसलिए रखे गए हैं ताकि ऑनेस्टली स्पीकिंग जो हमारा विज़न है, जैसे आपने देखा होगा कि हम डालते रहते हैं कुछ ना कुछ जो है करते रहते हैं, आप लोग जो हमें पैसा देते हो उन्हीं पैसों से हम थोड़ा बहुत जो है गरीबों की सेवा कर पाते हैं और अनाथालय में कुछ जो है वो डोनेट कर पाते हैं। और ये आपका जो पशु पक्षी हैं, गऊ माता है और ये जो बंदर हैं, कुत्ते हैं, हर चीज़ मतलब जो भी चीज़ हमें जो नज़र आती है मेरे को, तो मैं उसकी सेवा में या उनके लिए लग पाता है। तो आप ये सोचो कि आप मेरे को इनडायरेक्टली आप उन्हीं सबको कंट्रीब्यूट कर रहे हो और ये जो चीज़ें हैं, ये जो पैसा है कहीं ना कहीं एक अच्छे कंट्रीब्यूशन के लिए जा रहा है ना। तो कुछ परसेंटेज हम हमेशा निकाल के रखते हैं उनके लिए, और आपने देखा भी होगा हम हमेशा ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि सोचो तो बस यही साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको अनाउंस करना चाह रहा था। आप एप्लीकेशन चाहो तो अभी डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद ये सारे जो लेक्चर्स हैं आपके पेड करने के बाद ये सारे लेक्चर्स अनलॉक हो जाएंगे। और जिसको भी कोई डाउट है या किस तरीके से जो है लेक्चर्स परचेज़ करने हैं, अवेल करने हैं, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है या व्हाट्सअप पे कॉल कर सकता है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा तो मुझे बस यही कहना है कि अवेल ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक बार मैं और आपको बता दूं कि जैसे हम हर कोर्स जो भी आगे कुछ भी होगा ना, जैसे आगे अभी हमने एक छोटा सा यही केवल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक का फीडबैक देखने के लिए अभी कुछ वीडियोस लॉन्च कर रहे हैं कि एक बार पता लग जाए कि रिस्पॉन्स कैसा दे रही है पब्लिक, क्योंकि आज तक हमने इस तरीके का कोर्स जो है वो लॉन्च नहीं किया, ठीक है। आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन वॉज डिफरेंट थिंग, इट वॉज टोटली फोकस्ड ऑन लिटिगेशन। तो अभी तक हमने ऐसा कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं किया, अभी पहला हमने कोर्स लॉन्च किया है। तो मुझे एक बार ये देखना है कि पब्लिक इसको कितना वैल्यू दे रही है, कितना कंसिडर कर रही है, और एक बार इसका रिस्पॉन्स मुझे पता लग जाए कितना फीडबैक अच्छा आ रहा है, तो जब हम उसका पूरा कोर्स लॉन्च करेंगे ना, पूरा का पूरा, ठीक है, सीआरपीसी एंटायर सीआरपीसी, अभी मत आप ये कहना पूछना कि सर पूरा सीआरपीसी कितने टाइम में लॉन्च करोगे, अभी के लिए वो क्वेश्चन प्लीज़ अभी आप स्किप करना, ठीक है। तो वो जब लॉन्च होगा उसका भी आपको पता लग जाएगा जल्दी, जब भी वो लॉन्च होगा, लेकिन अभी के लिए प्लीज़ स्किप दैट क्वेश्चन फॉर माई माइंड। तो मैं ये कह रहा था कि अभी आप ये समझो कि जो अभी हमारा ये जो कोर्स अवेल करेगा ना 1650 रुपये में या 2000 रुपये में, जैसा भी है, आगे चल के जब भी पूरा कोर्स लॉन्च होगा, इन बच्चों को, स्पेशली इन बच्चों को जिन्होंने पहले ही कोर्स अवेल किया हुआ है, जिन्होंने पहले हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, इन बच्चों को एक अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि जिन्होंने आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्स नहीं लिया उनको 2000 रुपये का पड़ रहा है, और जिन्होंने लिया वो उनको 1650, तो समथिंग अराउंड 18 या 20% का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब भी हम पूरा कोर्स लॉन्च करेंगे वो भी बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में करेंगे कि ताकि हर कोई बंदा अवेल कर सके, ठीक है। तो जब हम उस कोर्स को लॉन्च करेंगे तो जो बच्चे आज हमसे कनेक्टेड है या जिन्होंने इस कोर्स को अभी अवेल किया हुआ है ना, उनको ये जो कोर्स है ये ऐसे ही डिस्काउंट में मिलेगा, और अच्छे खासे डिस्काउंट में अच्छे खासे अमाउंट का कम करके ही मिलेगा, ठीक है। इस बात की मैं सर्टेनिटी आपको दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ चाहूँ तो, क्योंकि जो बच्चे हमसे पहले कनेक्टेड हैं या जो बच्चे ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, उनको मेरा लगता है कि ऑलरेडी उसको बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन करना सही नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आई डू नॉट रन बिहाइंड मनी, है ना। तो मैं सबको लेकर चलता हूँ, सबको सोच के चलता हूँ। तो वही बात है कि सबका साथ सबका विकास, जैसे मोदी जी हमारे कहते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी कोर्स अवेल किया उनको आगे चल के जब पूरा कोर्स लॉन्च होगा एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। जिन बच्चों ने अभी कोर्स अवेल नहीं किया, मेरे पास नाम लिस्ट वगैरह वो सब डिटेल्स आती है, जो भी कोर्स परचेज़ कर रहा है वो एप्लीकेशन थर्ड पार्टी की जो ऐप है उसमें सब चीज़ें बाकायदा एक चार्ट पेपर पे एक एक्सेल शीट की तरह आती है, तो उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी जानने की।
तो जिनका भी नाम मुझे अब मिला, जब भी हम आगे अपना कोर्स लॉन्च करेंगे उन्हीं को केवल स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। और 1 से 2 महीना है आपके पास, 1 से 2 महीना भी बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, आप ये मानो कि इसी महीने के अंदर, ठीक है, विद इन दिस मंथ ओनली, जिस भी लोगों ने कोर्स अवेल किया या जिस भी लोगों ने इस कोर्स को परचेज़ किया अभी तक, केवल बेसिक लेक्चर्स में हमारे रिलाई किया, तो इस 1 महीने के अंदर जिसने भी कोर्स अवेल किया उसका नाम मैं लिख लूँगा, और जब भी कोर्स पूरा लॉन्च होगा तो आप ये मानो कि उसको एक अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो यही मुझे आज अनाउंस करना था, और तब तक बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, और जो हमारी ये वीडियोस हैं इनको आगे सर्कुलेट करिए। और अभी हाल फिलहाल में मैं कुछ कॉलेजेस में ये एज अ गेस्ट के तौर पे भी इनवाइट किया गया था, तो बहुत सारी चीज़ें मैं उसको कभी और कैमरे पे आके उसको अनाउंस करूँगा कि बच्चों में क्या कमियां हैं या क्या हम में भी कमियां हैं, तो जो हमें इम्प्रूव करनी है या जो हमें सीखना चाहिए लोगों से। तो मैं जब देखता हूँ, जब 80-80, 90-90 बच्चों को असिस्ट करता हूँ या एक बार मैं गाइड करता हूँ, तो वहाँ सबके बच्चों के ऑलमोस्ट एक जैसे क्वेश्चन आते हैं, हालांकि कुछ बच्चे एक्सेप्शन होते हैं। तो अभी लास्ट टाइम मैं अभी 3-4 दिन पहले ही मैं नोएडा होके आया हूँ, और नोएडा में 2 कॉलेजेस में गया था मैं, उसके बाद फिर मैं गाज़ियाबाद गया था, और एक कॉलेज अभी मैं गुड़गांव होके आया हूँ। जब बच्चे बुलाते हैं तो मैं मना नहीं कर पाता, मेरा बस यही है कि ठीक है सबको बेनिफिट होना चाहिए। तो अभी मतलब ये मानो कि कहीं 100 बच्चे थे, कहीं 80 बच्चे थे, कहीं 60 बच्चे थे, पूरा का पूरा एक बंच था, और बहुत कुछ मैंने भी सीखा, बहुत कुछ उन्होंने भी सीखा होगा ऑफ कोर्स। तो 2 वे डायलॉग कम्युनिकेशन था। तो जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं, जो भी चीज़ें मुझे लगा कि बच्चों में होनी चाहिए, कमियां हैं, वो हम आगे कभी कैमरे पे आके उस पर हेल्दी डिस्कशन करेंगे, उसको बात के लिए छोड़ देते हैं। तो बस यही मुझे अनाउंस करना था। आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करिए ताकि आपको फ्यूचर में भी बेनिफिट मिले, और जो बेसिक लेक्चर्स हैं उनसे आप लिटिगेशन और जुडिशरी दोनों को बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर सकें, नॉलेज को बढ़ा सकें, क्योंकि मेरा मानना यही है कि केवल और केवल नॉलेज ही बोलती है, ठीक है। आप कहीं भी जाते हो, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो फिजिक है, कितने आप सुंदर दिखते हो, कितना आपकी हाइट क्या है, ये सब दैट इज़ सेकेंडरी थिंग। वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग समथिंग, तभी आपको पता लग जाता है कि सामने वाला मतलब तभी समझ लेता है कि भाई इस बंदे में क्या कितना दम है और कितना नहीं, ठीक है। तो हर जगह केवल नॉलेज बोलती है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि बिकम असेट फॉर सोसाइटी एंड नॉट लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज़ पहले ही हमारे इस फील्ड में बहुत है, तो आप उन कैटेगरी में या उस लिस्ट में अपने आप को एड्रेस मत करिए, कुछ हटके करिए, देश के लिए करिए, अपने लिए करिए, समाज के लिए करिए, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और अगर कोई भी फिर भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। तो यार कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन इज द पिलर ऑफ एवरी क्रिमिनल केस, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन सभी क्रिमिनल केस का पिलर है, बेस है। इन्वेस्टिगेशन डिसाइड द फेट ऑफ क्रिमिनल केस, क्योंकि सबसे पहली चीज जो किसी भी क्रिमिनल केस में की जाती है वो क्या की जाती है? पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन। और अगर पुलिस ऑफिसर ने इस इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह के लूपहोल छोड़ दिए हैं, वेदर इट इज इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो उसका सीधा इफेक्ट जो है वो किस पे पड़ता है? प्रोसिक्यूशन के केस पर। ऑलराइट, तो अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली कंडक्ट नहीं करता, देन अल्टीमेटली जस्टिस विल सफर। आई गेस आप सभी लोगों ने तलवार मूवी जरूर देखी होगी, है ना? लीजेंडरी एक्टर, सॉरी लीजेंडरी लेट एक्टर इरफान खान ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया था। याद है कि नहीं याद? आरूसी तलवार के ऊपर ये मूवी बेस्ड थी। तो तलवार मूवी में क्या दिखाया गया था कि इन्वेस्टिगेशन की कमी के कारण प्रोसिक्यूशन अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर पाता। पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे लूपहोल्स छोड़ देता है जिसका खामियाजा प्रोसिक्यूशन को भुगतना पड़ता है, बल्कि प्रोसिक्यूशन को क्या, मैं तो कहूंगा जस्टिस को भुगतना पड़ता है। राइट भाई, जो पूरा का पूरा ट्रायल है, पूरा का पूरा क्रिमिनल सिस्टम है, वो किस लिए चलता है? ताकि जस्टिस को दिया जा सके, जस्टिस जो है वो प्रिवेल कर सके। तो अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह का फोल प्ले करता है या एविडेंसेस के साथ टेम्परिंग करता है, तो इसका जो खामियाजा है वो किसको भुगतना पड़ेगा? अल्टीमेटली जस्टिस को ही भुगतना पड़ेगा। जस्टिस विल सफर।
ठीक है, तो अक्सर आपने देखा होगा हाई प्रोफाइल केसेस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जानबूझकर, इंटेंशनली, sometimes intentionally and sometimes under compulsion of order of superior police officer, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में लूप होल छोड़ देते हैं। अब इंटेंशनली का एग्जांपल है तो हो सकता है कि जो अपोजिट पार्टी है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पैसा खिला दे, वो आईओ को एक पैसे से भरा सूटकेस दे दे, जिसके कारण जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो जानबूझकर इंटेंशनली इन्वेस्टिगेशन में लैकुना कर दे। और वहीं कभी कभी क्या होता है, जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो इन रियलिटी ईमानदारी से विद ऑनेस्टी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं, वो अपने ऑफिसर्स के कंपल्शन के चक्कर में, ठीक है, अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर के कंपल्शन के चक्कर में या प्रमोशन के हिंड्रेंस के चलते इन्वेस्टिगेशन में लूप होल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। अक्सर कई मूवीज में आपने देखा भी होगा कि आईओ जो है वो तो वास्तव में अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहता है, ही वांट्स टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, ही वांट्स टू फाइंड आउट द ट्रुथ, लेकिन जो उसके सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं वो या तो पैसे खा के बैठे होते हैं या फिर उन पर किसी तरीके का पॉलिटिकल प्रेशर रहता है कि इस इन्वेस्टिगेशन को रोका जाए या फिर इन्वेस्टिगेशन को पूरा नहीं किया जाए, और अगर किया जाए तो उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स छोड़े जाएं। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का ही केस ले लीजिए, है ना। इसी तरह आप रिसेंटली महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, जो करप्शन के चार्जेस के चलते जेल में बंद हैं, उनका एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी पे ज्यादातर केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं हो पाती, और जिसके कारण जो जस्टिस है उसको सफर करना पड़ता है। ऑलराइट, अब चलिए अब हम इन्वेस्टिगेशन को समझते हैं एक बार कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टिगेशन। सो हियर इट इज, कहां डिफाइन किया हुआ है इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी में, कोई बताएगा? वेरी गुड, सेक्शन 2 क्लॉज एच में। खोल के देखिए एक बार अपना बेरक फटाफट। ये सब तो बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन कहां डिफाइन किया हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज एच में। तो चलिए रीड करते हैं इन्वेस्टिगेशन को, क्या कहता है जी। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. हाँ जी, कुछ समझ में आया? क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का मतलब? तो चलिए बेरक की लैंग्वेज को तोड़ तोड़ के समझते हैं। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स। इन्वेस्टिगेशन वो सभी प्रोसीडिंग्स इंक्लूड करता है। ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड यानी कि सीआरपीसी फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। वो सारी प्रोसीडिंग जो सीआरपीसी में की जा रही हैं, किस लिए? एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, सबूतों को जुटाने के लिए। कंडक्टेड बाय, और ये जो एविडेंस को कलेक्ट करने की प्रोसीडिंग है ये किसके द्वारा कंडक्ट की जा रही है? बाय अ पुलिस ऑफिसर के द्वारा, और बाय एनी पर्सन अदर देन ए मजिस्ट्रेट, या फिर किसी और पर्सन के द्वारा। किसको छोड़ के? मजिस्ट्रेट को छोड़ के। और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मजिस्ट्रेट, यानी पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई और पर्सन, लेकिन वो कोई और पर्सन मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हु इज ऑथराइज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, जिसको कि मजिस्ट्रेट के द्वारा
इस बिहाफ में, यानी इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने के लिए, एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए ऑथराइज किया गया है। ठीक है साहब, समझ में आया? इन्वेस्टिगेशन वो सारी प्रोसीडिंग्स इंक्लूड करता है जो कि एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर के द्वारा कंडक्ट की जाती है या फिर किसी और पर्सन के द्वारा कंडक्ट की जाती है। कोई और पर्सन यानी कि कोई और प्राइवेट पर्सन हो सकता है, बट वो मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। और वो जो प्राइवेट पर्सन है, यानी वो जो पुलिस ऑफिसर के अलावा और कोई पर्सन है, वो किसके द्वारा ऑथराइज किया गया है? मजिस्ट्रेट के द्वारा ही ऑथराइज किया है। ठीक है? और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को छोड़ के जिसको कि मजिस्ट्रेट ने ही ऑथराइज किया है। तो यानी कि मजिस्ट्रेट कैन ऑथराइज एनी पर्सन टू इन्वेस्टिगेट, बट दैट पर्सन शुड नॉट बी मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ। मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर सकता है, लेकिन वो जो पर्सन है जिसको वो ऑथराइज कर रहा है वो मजिस्ट्रेट ही नहीं होना चाहिए। समझ में आया? और इसके पीछे का रीजन क्या है जी? क्यों मजिस्ट्रेट खुद को या अपने किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए ऑथराइज नहीं कर सकता? कोई बताएगा? एनीवन? बताइए। रीजन बीइंग, जो मजिस्ट्रेट है वो क्या है? जुडिशियल बॉडी में फॉल करता है, राइट? और जो पुलिस ऑफिसर है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी में फॉल करता है, एंड जुडिशरी कैनॉट इंटरवीन इन द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है भाई, आप खुद सोचिए, अगर मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने लग जाएगा तो फिर जो मजिस्ट्रेट का वर्क है, जो मजिस्ट्रेट का जॉब है, वो कौन पूरा करेगा? और फिर पुलिस ऑफिसर की नीड ही क्या रही? बात समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब यह है कि जो मजिस्ट्रेट है वो ना तो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता, ना ही अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर कर सकता, लेकिन जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर या फिर सुपरवाइज जरूर कर सकता है। ऑलराइट? बाकी डिटेल में हमने इस पूरी चीज को सेक्शन 156 की वीडियो में अच्छे से कवर किया हुआ है। अगर किसी को यहां डाउट है तो प्लीज सेक्शन 156 की वीडियो देखिए, वहां ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एक सेकंड में रेस कर देता हूं उसको। तो चलिए एक बार दोबारा रीड करते हैं इसको। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड for the collection of evidences conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf। तो अब सवाल ये है कि भैया हमें ये तो पता लग गया कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो या तो पुलिस ऑफिसर कर सकता है या फिर कोई प्राइवेट पर्सन कर सकता है जिसको कि मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए ऑथराइज करता है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, क्या पूरी सीआरपीसी में टर्मिनोलॉजी एनी पर्सन के रेफरेंस में कि कोई भी पर्सन जिसे मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज किया गया है वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है, क्या इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में पूरी सीआरपीसी में कहीं भी कुछ दे रखा है? क्या आप पूरी सीआरपीसी में मुझे ये दिखा सकते हो कि सर ये जो टर्म एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ है ना, ये इस पर्टिकुलर सेक्शन में दिया हुआ है? बताइए भाई, जब इन्होंने यहां लिखा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो या तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा या फिर किसी अदर पर्सन के द्वारा जिसको कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज किया गया है उसके द्वारा की जा सकती है, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब इन्होंने यहां ये लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ,
तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पूरी सीआरपीसी में कोई ना कोई ऐसा सेक्शन फॉल करता है जहां पर जो मजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेशन को किसी पर्सन को ऑथराइज कर रहा है। तो क्या आप मुझे वो सेक्शन हाईलाइट करके बता सकते हैं कि सर ये सेक्शन है जहां पर जो मजिस्ट्रेट है वो किसी प्राइवेट पर्सन को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए ऑथराइज कर रहा है? मेरा क्वेश्चन आपसे बस ये। बताइए। चलिए कोई बात नहीं, परेशान मत होइए जज साहब, मैं आपको बता देता हूं। तो देखो पूरी सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट अगर किसी प्राइवेट पर्सन को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए ऑथराइज कर रहा है तो वो जो सेक्शन है वो है आपका सेक्शन 202। ठीक है, चलिए एक बार रीड कर लेते हैं सेक्शन 202। सेक्शन 202 पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। क्लॉज नंबर 1, any magistrate on receipt of a complaint of an offense of which he is authorized to take cognizance or which has been made over to him under section 192 may, if he thinks fit, postpone the issue of process against the accused and either inquire into the case himself or, यहां से ध्यान से सुनिएगा, direct an investigation to be made by a police officer or by such other person as he thinks fit। ठीक है जी, क्लियर? या तो मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए डायरेक्ट कर सकता है या फिर किसी अदर पर्सन को, बाय सच अदर पर्सन एज ही थिंक्स फिट, जो कि उसे ठीक लगता है, फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। ठीक है ना? तो आई गेस आप सबने बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लिया होगा कि एनी पर्सन अदर देन अ मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, ये जो टर्म एनी पर्सन है, इस एनी पर्सन की बात सेक्शन 202 में की गई है। ठीक है, तो देखो 5 जुडिशरी के स्टूडेंट्स के लिए यही तो फायदा है, कहीं ना कहीं यू आर हैविंग एन एक्स्ट्रा एज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स एंड दिस इज द थिंग दैट इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द मेंस। ओके, जो सबको पता है वो तो सबको ही पता है, वो तो सभी लिख के आ रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा लिख के आ रहे हो जिसको एग्जामिनर पढ़ते ही इंप्रेस हो रहा है, आपके आंसर को चेक करने के बाद उसके माइंड में जो सबसे पहली चीज क्लिक करती है वो क्या करती है कि भाई इस बंदे के जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे एकदम क्लियर, राइट? तो एग्जामिनर जो होता है वो पहली आंसर में आपको पकड़ लेता है कि आप कितने पानी में। ठीक है, तो उसे मामू बनाना इस प्लैनेट पे तो पॉसिबल नहीं है ना? तो इसलिए मैं कहता हूं आपसे, आपका आंसर राइटिंग या आपकी जो नॉलेज होनी चाहिए वो बाकी स्टूडेंट से, बाकी कॉम्पिटिटर से एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो वापस आते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या टर्म एनी पर्सन में हम अदर एजेंसी जैसे कि सीबीआई, एसआईटी, ईडी, इन सबको फॉल करा सकते हैं? क्या इन्वेस्टिगेशन की जो बाकी की एजेंसीज है जैसे कि सीबीआई, एसआईटी, ईडी एक्सेट्रा, क्या इन एजेंसीज को हम एक्सप्रेशन एनी पर्सन के अंदर फॉल करा सकते हैं या नहीं? क्या ये सारी की सारी एजेंसीज टर्म एनी पर्सन के अंदर इंक्लूड होंगी या नहीं? बताइए, क्या लगता है आपको? बताइए, टेक योर टाइम, आपका जो अपना ओपिनियन है वो मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट। यस और नो लिख सकते हैं आप, रीजनिंग के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो हम बाद में पूछ लेंगे आपसे। आप केवल यस और नो लिख के बताइए कि क्या लगता है आपको। यस यस यस, सारे बच्चे कह रहे हैं सर यस, बिल्कुल इंक्लूड होगी। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो देखो आप याद रखना कि टर्म एनी पर्सन में सीबीआई, एसआईटी, ईडी एक्सेट्रा, ये सारी की सारी जो एजेंसीज हैं ये इंक्लूड नहीं होंगी। यस, यू हैव हर्ड इट राइट, ये सारी एजेंसीज टर्म एनी पर्सन में इंक्लूड नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? इसका भी एक रीजन है,
और वो रीजन क्या है उसको समझ लीजिए। क्योंकि देखो यहां हमने क्या पढ़ा, दैट इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन अदर देन अ मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट। ठीक है, यानी कि किसी प्राइवेट पर्सन को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए किसके द्वारा ऑथराइज किया जा रहा है? मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो सारी की सारी एजेंसीज है इन्हें मजिस्ट्रेट ऑथराइज नहीं करता। तो कौन करता है इन्हें? इन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑथराइज करती है। ऑलराइट, तो याद रखना कि टर्म एनी पर्सन में सीबीआई, एसआईटी, ईडी जो बाकी की एजेंसीज हैं वो इंक्लूड नहीं होती। ओके, तो आपके लिए एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है। जुडिशरी के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन इज, क्या सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन केवल पुलिस ऑफिसर कंडक्ट कर सकता है? मान के चलिए आपके आगे पैनल बैठा है, आपका इंटरव्यू चल रहा है, यहां किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे हैं, यहां लोअर कोर्ट के जजेस बैठे हैं, यहां एक एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर बैठा है। ठीक है, और इसी पैनल में से किसी ने आपसे एक क्वेश्चन पुट किया कि आप मुझे ये बताइए कि क्या सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन केवल पुलिस ऑफिसर कंडक्ट कर सकता है? क्या सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने की पावर जो है वो केवल पुलिस ऑफिसर के पास है? तो आप इसका क्या आंसर करेंगे? आंसर इज नो। यू विल आंसर लाइक दिस कि नो मैम या नो सर, it is not like that only police officer has the power to conduct investigation under CRPC, because as per section 2 clause H of CRPC where investigation is defined, it includes all the proceeding conducted by police officer or by any person authorized by magistrate other than magistrate himself in order to collect evidences. So sir, expression any person includes a private person who is authorized by magistrate himself. So any private person who is authorized by magistrate in this behalf can very well conduct the investigation. And moreover, in section 202 of CRPC, we can see that magistrate has the power to authorize investigation to police officer or to any private person. So we can say expression any person used under section 2 clause H of CRPC has reference under section 202 clause 1 of CRPC. तो कुछ इस तरीके से बैलेंस अप्रोच रखते हुए आपको अपने क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, जब आप बोल्डली इस तरीके से अपने आंसर को पैनल के आगे शेयर करोगे तो आपका जो इंप्रेशन है, आपकी पर्सनैलिटी का जो इंप्रेशन है वो उन पर कुछ अलग ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई? वेरी गुड। तो अब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जूनियर्स में और अपने फ्रेंड्स में इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने साथ साथ और लोगों का भी भला करिए। ये जो सोशल सर्विस का काम है आप करते रहा करिए। ऑलराइट, काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियली अनसाउंड होने के चक्कर में बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर आपके नॉलेज में ऐसे कुछ पर्सन्स हैं जो वाकई में डेडिकेटेड हैं, जो वाकई में जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है या फिर प्रॉपर सोर्सेज का अभाव है, तो ऐसे रियल एस्पिरेंट्स को, ऐसे ट्रू स्टूडेंट्स को ये जो चैनल है शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और वैसे भी यार गुरु दक्षिणा के नाम पर ही सही, अगर आप पार्ट जुडिशरी के इनिशिएटिव से कुछ सीखते हैं तो आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको ग्रो करने में भी कंट्रीब्यूट करें। राइट, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखो एक मटेरियल क्वेश्चन यहां पर ये अराइज होता है कि हमने पढ़ा कि इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। राइट, इन्वेस्टिगेशन कोई भी प्राइवेट पर्सन कर सकता है जिसको कि मजिस्ट्रेट ने इस बिहाफ में ऑथराइज किया है। तो एक सवाल यहां पर यह उठता है कि सपोज करके चलिए मजिस्ट्रेट ने किसी ए नाम के पर्सन को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए ऑथराइज कर दिया।
तो क्वेश्चन ये है कि इस ए नाम के पर्सन के पास मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या क्या पावर्स होंगी। इस ए नाम के पर्सन के पास उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या पावर्स होंगी। क्या ये जो ए नाम का पर्सन है जिसे मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए ऑथराइज किया है, क्या ये सेम पावर एक्सरसाइज कर सकता है जो कि पुलिस ऑफिसर किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करते समय एक्सरसाइज करता है? मेरा सवाल बस आपसे इतना है कि क्या कोई प्राइवेट पर्सन जिसे मजिस्ट्रेट ने किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑथराइज किया है, क्या वो सेम पावर एक्सरसाइज कर सकता है जो कि पुलिस ऑफिसर किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करते समय एक्सरसाइज करता है? बताइए। क्या लगता है आपको? कुछ बच्चे कह रहे हैं यस सर, कुछ बच्चे कह रहे हैं नो सर। क्या लगता है आपको? तो चलिए इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो आंसर इज, वो जो प्राइवेट पर्सन है जिसे मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए ऑथराइज किया है, उसके पास वो सारी पावर्स हैं जो कि पुलिस ऑफिसर के पास किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करते समय होती है। ठीक है, उसके पास वो सेम पावर है जो कि पुलिस ऑफिसर किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करते समय एक्सरसाइज करता है, एक्सेप्ट पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, कि वो बिना वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता। समझ में आया? तो देखो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं इस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं। चीजें रिपीट करना एक कंपल्शन होता है। ठीक है, जब आप बार बार कोई चीजें सुनते हैं तो वो आपके दिमाग में इनकलकेट हो जाती हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि मजिस्ट्रेट जिसने किसी प्राइवेट पर्सन को मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑथराइज किया गया है, वो सेम पावर एक्सरसाइज करता है जो कि पुलिस ऑफिसर के पास है, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, और ये चीज हमें कहां से पता पड़ती है? सेम सेक्शन 202 से। ऑलराइट, एक बार दिखा देता हूं मैं आपको सेक्शन 202। ये देखिए, ये रहा सेक्शन 202, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। तो हम सीधा मुद्दे पे आते हैं और आप सीधा क्लॉज 3 पे आ जाइए। इसके क्लॉज 3 क्या कहता है? क्लॉज 3, इफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सबसेक्शन 1 is made by a person not being a police officer, यदि सबसेक्शन 1 में इन्वेस्टिगेशन किसी ऐसे पर्सन के द्वारा की गई है जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो आगे क्या बोलता है? he shall have for that investigation all the powers conferred by this court on an officer in charge of the police station। तो उसके पास उस इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने के लिए वो सारी पावर्स होंगी। कौन सी सारी पावर्स? जो कि सीआरपीसी ने ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग दे रखी है, कन्फर्ड बाय दिस कोड यानी सीआरपीसी ऑन एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो कि सीआरपीसी ने एसएचओ को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए दे रखी, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। कौन सी पावर को छोड़ के? कि वो जो पर्सन है वो बिना वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी, क्लियर? तो याद रखिएगा, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कोई पर्सन जिसे मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए ऑथराइज किया गया है, क्या वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वही सिमिलर पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है जो कि पुलिस ऑफिसर करता है? तो आंसर इज यस। और इसके सपोर्ट में आप सेक्शन 202 क्लॉज 3 को मेंशन कर सकते हो। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब चलिए, अब हम एक काम करते हैं, हम आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये देखने की कोशिश करते हैं आपने अब तक कितनी सीआरपीसी पढ़ी है।
इरेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आपने जुडिशरी की कभी कोई कोचिंग ली है या एलएलबी के दौरान अपने सेमेस्टर एग्जाम के दौरान कभी प्राइवेट ट्यूशन लिया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, सही बता रहा हूं आपको। अगर ये क्वेश्चन आपने दे दिया, हालांकि बहुत ज्यादा अप्लाइड क्वेश्चन नहीं है, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि अप्लाइड क्वेश्चन तो है ही नहीं, बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, बस मुझे ये देखना है कि आप जो बेरक पढ़ते हो, वो जो बेरक आप पढ़ रहे हो ना, वो कितनी शिद्दत के साथ आप पढ़ रहे हो। जो टाइम आप बेरक को पढ़ने में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो टाइम, जिस टाइम आप बेरक पढ़ते हो, वो कितनी डेडिकेशन के साथ, कितनी जील के साथ अपने बेरक को पढ़ते हो। चलिए, तो देखो आपको पता ही है, जो मजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेशन में अननेसेसरली इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, ही कैन नॉट इंटरफेयर इन इन्वेस्टिगेशन। वो पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन में अननेसेसरली इंटरवीन नहीं कर सकता। राइट, ऑल दैट ही कैन डू इज ही कैन जस्ट मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसके साथ ही कैन नॉट डायरेक्ट द पुलिस ऑफिसर टू फाइल अ स्पेशल काइंड ऑफ रिपोर्ट। वो पुलिस ऑफिसर को ये नहीं कह सकता कि भैया आप 173 क्लॉज 2 में एक्यूज के अगेंस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट ही फाइल करिए या फिर नेगेटिव रिपोर्ट ही फाइल करिए। नो, ही कैन नॉट डू सो। तो अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मजिस्ट्रेट साहब, क्या जज साहब किसी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं? बताइए भाई। हमने पढ़ा मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें अननेसेसरली इंटरवीन नहीं कर सकते। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट नहीं कर सकते कि भाई आप इस एक्यूज के अगेंस्ट इस तरह की रिपोर्ट फाइल करिए। तो मेरा क्वेश्चन आपसे बस ये है कि जब मजिस्ट्रेट ये दोनों फंक्शन नहीं कर सकता, जब मजिस्ट्रेट के पास इनकी पावर नहीं है, तो क्या मजिस्ट्रेट किसी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सकता है? क्या मजिस्ट्रेट के पास किसी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करने की पावर है? बताइए, करिए इसका आंसर। क्या लगता है आपको? बताइए। तो आंसर इज मजिस्ट्रेट कैन वेरी वेल अरेस्ट अ पर्सन इफ द ऑफेंस इज कमिटेड बाय एक्यूज्ड पर्सन इन हिज प्रेजेंस। फिर चाहे वो मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो। अगर किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की लोकल जुडिक्शन में इनकी मौजूदगी में कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने की पावर, अरेस्ट करने की कॉम्पिटेंसी रखते हैं। समझ में आया? वो चाहे तो खुद एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं या चाहे तो उस एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करवा सकते हैं। कहां लिखा हुआ है? ये सवाल आपका है। मैं सर क्या बात कर रहे हो, ये कहां दिया हुआ है? पूरे सीआरपीसी में मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। आप भी सर अपने मन से सारी चीजें जोड़ते रहते हो। अरे भैया, मैं अपने मन से कुछ नहीं जोड़ता, ये सारी की सारी चीजें आपके सीआरपीसी के बेरक में ही दी हुई हैं। यस, खोल के देखिए सीआरपीसी का सेक्शन 44 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 44 का जो टाइटल है वही अपने आप में क्या कहता है? अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। कौन सा मजिस्ट्रेट? इट कैन बी एनी मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। समझ में आया? वेरी गुड। तो भैया देखो, 5 जुडिशियल के स्टूडेंट्स होने का ये तो फायदा है, इन डेप्थ एनालिसिस, बल्कि मैं तो कहूंगा बेरक की लैंग्वेज का पूरा ऑपरेशन ही कर दिया जाता है। राइट? तो याद रखना, ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। ठीक है, पैनल आपसे पूछ सकता है कि क्या मजिस्ट्रेट
किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है? तो आपका आंसर होना चाहिए यस, ही मे अरेस्ट अ पर्सन प्रोवाइजो द पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस एंड इट इज कमिटेड विद इन हिज लोकल जुडिक्शन. ठीक है, देन इन सच केस मजिस्ट्रेट इज द पावर टू अरेस्ट अ पर्सन और टू मेक हिम अरेस्ट. ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से आपको अपना आंसर देना है. तो रीड करते हैं जी. इन कैरी चौधरी वर्सेस सीता देवी इट वॉज हेल्ड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू फाइंड आउट whether the alleged offense has in fact been committed and if so who have committed them. तो कैरी चौधरी वर्सेस सीता देवी के केस में क्या हेल्ड किया गया था कि इन्वेस्टिगेशन का जो ऑब्जेक्ट है, इन्वेस्टिगेशन का जो मोटो है वो क्या है, यह पता लगाना कि क्या एलेज ऑफेंस यानी जिस ऑफेंस का आरोप लगाया गया है क्या वो एक्चुअली में कमिट हुआ है या नहीं, और अगर हां, अगर वो जो ऑफेंस है वो कमिट हुआ है तो उस ऑफेंस को किन लोगों ने कमिट किया है. ठीक है जी. और देखो यार, मैं आपको सही से एक बात बताऊं, ज्यादातर केसेस में पुलिस ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम केवल खाना पूर्ति करते हैं, है ना. ज्यादातर केसेस में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के टाइम केवल खाना पूर्ति करते हैं, जिसका जो सीधा इंपैक्ट है वो किस पे पड़ता है, प्रोसिक्यूशन के केस पर पड़ता है. और काफी केसेस में तो ये भी देखने को मिलता है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो एक्यूज से पैसे खाके इंटेंशनली जानबूझ के इन्वेस्टिगेशन में लूप होल छोड़ देता है. और अगर इन्वेस्टिगेशन में लूप होल्स हुए तो ये प्रोसिक्यूशन की स्टोरी पर डेंट क्रिएट करता है. और इसका जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंस है वो क्या होगा कि हमारे क्रिमिनल लॉ ने प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो इतना हैवी बर्डन पुट किया हुआ है वो बर्डन प्रोसिक्यूशन डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली जस्टिस सफर करेगा और एक्यूज को कन्विक्ट नहीं किया जा सकेगा. सो इसी किसी एक की लापरवाही से या किसी एक की गलती से पूरा का पूरा जो क्रिमिनल ट्रायल है, जो पूरा का पूरा क्रिमिनल केस है वो इफेक्ट होता है. So what I'm trying to say is both IU and PP have to be very cautious. They should work as a team. They should work as a team if they actually want the offender to be hanged. They should remember that negligence of anyone, किसी एक की भी नेग्लिजेंसी, ना केवल पुलिस ऑफिसर की बल्कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी नेग्लिजेंसी, किसी एक की भी लापरवाही या किसी एक की भी गलती प्रोसिक्यूशन के पूरे केस को डैमेज कर सकती है. ओके अब कुछ ग्राउंड रियलिटी की बात कर लेते हैं अपन, यानी प्रैक्टिकली क्या चीजें ऑकर होती हैं उसको भी देख लेते हैं. देखो कई बार क्या होता है, सपोज करके चलिए तो ये पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस ऑफिसर को ऑफेंस की कमीशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्म करता है. अब चूंकि वो ऑफेंस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस ऑफिसर ऐसे बोलता है कि देखिए ये जो ऑफेंस है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसलिए हम इस ऑफेंस के रेस्पेक्ट में ना तो एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं और ना ही बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकते हैं. हम डीडीआर रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को भेज देते हैं, लेट हिम डिसाइड. अब ए यानी जो इन्फॉर्मेंट है वो इस बात से डिसअपॉइंट हो जाता है और पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि आप इसमें और ऑफेंसेस ऐड करिए. ठीक है ना, ये ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है. तो पहले तो ए ने पुलिस ऑफिसर को बताया कि एक्स ने मुझे असॉल्ट किया है, मुझे क्रिमिनल इंटिमिडेट किया है, जो कि दोनों के दोनों ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल नेचर के थे. बट नाउ जैसे ही उसने सुना कि पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के नेचर के चलते इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता तो वो क्या करता है, इस ऑफेंस को कॉग्निजेबल ऑफेंस में कन्वर्ट करने के लिए, उसकी एफआईआर लॉन्च कराने के लिए पुलिस ऑफिसर को बताएगा कि एक्स ने मुझे मारा भी था, मुझे हर्ट भी कॉज किया था, मुझे थ्रेटन भी किया था, मेरे ऊपर गोली भी चलाई थी, बट वो तो किसी भी तरीके से मैं बच गया और सीधा आपके पास आ गया.
अब पुलिस ऑफिसर जो है उसने उसकी एफआईआर भी रिकॉर्ड कर ली और इन्वेस्टिगेशन भी बिगिन कर दी। ठीक है, तो कई बार जो इंफॉर्मेंट होता है वो मैटर को इन्वेस्टिगेट कराने के लिए एक्चुअल फैक्ट्स को सप्रेस करता है, एक्चुअल ऑफेंस की कमीशन को सप्रेस करता है और उस मैटर को एग्जेजरेट करके बताता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और कई केसेस में तो उल्टा भी होता है। ठीक है, कई केसेस में तो उल्टा भी होता है, यानी कई केसेस में आपको यह देखने को मिलेगा कि जो पुलिस ऑफिसर है वो खुद इंफॉर्मेंट को एडवाइस करता है कि देखिए, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके केस की इन्वेस्टिगेशन बिगिन करें तो आप एक्यूज के अगेंस्ट ये ऑफेंसेस भी ऐड करवा दीजिए और बाकी सब आप हम पर छोड़ दीजिए। है ना, आपने कई दफा मूवीज में, वेब सीरीज में इस चीज को भी नोटिस किया होगा। किया है कि नहीं किया? कई बार पुलिस ऑफिसर खुद इंफॉर्मेंट को एडवाइस देते हैं कि आप एक काम करिए, आप इस मैटर में ये 3-4 ऑफेंसेस और ऐड करवा दीजिए, उसके बाद आप हम पर छोड़ दीजिए, फिर हम देख लेंगे। है ना, तो कई बार इंफॉर्मेंट पुलिस ऑफिसर के कहने पर भी एक्यूज के अगेंस्ट ऑफेंसेस ऐड करवा देता है। ठीक है, तो इन दोनों ही बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप फ्यूचर में लिटिगेशन में जाने की सोच रहे हैं तो आप इन दोनों ही बातों का बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की बात बता रहा हूं। आपको ये सारी चीजें बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलेंगी। जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं वो इस चीज को डेली रूटीन में ऑब्जर्व करते हैं। ऑलराइट, तो हमारी जो पार्ट जुडिशरी की टीम है उसमें काफी सारे एक्सपीरियंस एडवोकेट्स भी है जिनके साथ टाइमली हम हेल्दी डिस्कशन करते रहते हैं और जो ज्ञान की बातें उनसे निकल के आती है वो आपके साथ साझा करते रहते हैं। ठीक है, तो जुडिशरी प्लस ग्राउंड रियलिटी, यानी किताबों के अलावा प्रैक्टिकली जो चीजें ऑकर हो रही है उन चीजों के बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहती है ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।